क्लास 12 के लिए ये वेपर प्रेशर का लेक्चर नंबर 1 है। इस टॉपिक में आप वेपर प्रेशर के बारे में सीखेंगे। वेपर प्रेशर क्या है? सबसे पहले शुरुआत में एक शब्द के बारे में परिचित हो जाए। सब लोगों को याद होगा, व्हाट डू यू मीन बाय इवेपोरेशन? वाष्पन से क्या समझते हैं? किसी भी लिक्विड को अगर आप एक बर्तन में ले लेते और किसी भी टेम्परेचर पर अगर आप छोड़ देते तो उस लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो लिक्विड के मॉलिक्यूल इन्वायरमेंट से, वातावरण से एनर्जी लेकर और अपने लिक्विड के सतह के अन्य मॉलिक्यूल से एनर्जी लेने के बाद वो वेपर बन के, वाष्प बन के बाहर निकल जाते और इस प्रक्रिया को हम लोग नाम देते वाष्पन, इवेपोरेशन। ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है और इसमें सिर्फ सतह के मॉलिक्यूल ही भाग लेते और ये किसी भी टेम्परेचर पर इवेपोरेशन, वाष्पन की प्रक्रिया होती है। अगर आप कम टेम्परेचर देंगे तो वाष्पन कम होगा, इवेपोरेशन कम होगा, और अगर हाइयर टेम्परेचर पर लिक्विड को रखेंगे तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। जिन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में पकड़ मजबूत होगी वहां पर इवेपोरेशन धीमा होगा, धीरे धीरे होगा, और जिन मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, पकड़ कमजोर होगी, वहां पर इवेपोरेशन बहुत फास्ट होगा। जैसे एग्जांपल, अगर आप एक बर्तन में वाटर और एक बर्तन में पेट्रोल लेते हैं तो पेट्रोल में मॉलिक्यूल्स के बीच में आकर्षण, अट्रैक्टिव फोर्स कम होने के कारण वो जल्दी उड़ जाता है, और वाटर के मॉलिक्यूल्स में पकड़ मजबूत होने के कारण वो आसानी से नहीं उड़ पाता। इसका मतलब इवेपोरेशन पेट्रोल में ज्यादा होगा, जल्दी होगा, और वाटर में इवेपोरेशन कम होगा। इसके लिए अगर रीजन पूछा जाए ऐसा क्यों होता, तो याद कीजिए डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड में अलग अलग मॉलिक्यूल होते हैं, सबकी अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होती। मॉलिक्यूल्स इधर उधर ट्रेवल करते हैं, जाते हैं, आपस में टकराते हैं, और किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी अगर हाई हो गई, वो एनर्जी ले लिया इन्वायरमेंट और अगल बगल के मॉलिक्यूल से, तो वो मॉलिक्यूल्स लिक्विड के सतह से निकल कर बाहर चला जाएगा और इसी को हम लोग नाम देते, ये कहलाता इवेपोरेशन, वाष्पन। जितने भी मॉलिक्यूल सतह से निकल जाते हैं, और इसलिए हमेशा याद रखिएगा इवेपोरेशन आपको हमेशा ठंडक देता है। ये एक इंडोथर्मिक उष्माशोषी प्रक्रिया है। इसलिए सुराही का घड़ा का पानी गर्मी में आपको ठंडा महसूस होगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स उड़कर बाहर निकल जाते। नतीजा है अंदर एनर्जी कम हो जाती, इसलिए वो ठंडक महसूस होती। उल्टी एक रिवर्स प्रक्रिया है जिसका नाम है कंडेंसेशन। अगर आप कोई बर्तन लेते हैं और उसमें कोई लिक्विड, बर्तन को हमने क्लोज कर दिया, उसमें किसी भी लिक्विड को रखते हैं तो लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर बन के उस बर्तन के अंदर आ जाते हैं और वो आपस में टकराते हैं, बर्तन की दीवार पर टकराते हैं और उसके कुछ मॉलिक्यूल जो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते, इस प्रक्रिया को हम लोग नाम देते कंडेंसेशन। तो जैसे मान लेते हैं किसी बर्तन में हमने पानी को गर्म किया और बर्तन को हमने ढक दिया, ढक्कन से कवर कर दिया। अब अगर हम उसको किसी भी हालत में छोड़ दें या थोड़ा सा भी हीट करें तो आप ये पाएंगे जो जिस ढक्कन से हमने कवर किया उसके अंदरूनी सतह पर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आ गए। इसका मतलब एक तरफ इवेपोरेशन मतलब वो लिक्विड से बदलकर वेपर में जा रहा, और दूसरी तरफ वेपर जो है वो ठंडा होकर, वो कूल होकर वो नीचे लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा। इस प्रक्रिया को हम लोग नाम देते कंडेंसेशन, इस प्रोसेस को बोलते कंडेंसेशन। अगर बर्तन आपका ओपन है तो इस ओपन कंटेनर में लिक्विड के मॉलिक्यूल उड़ उड़ कर वेपर में कन्वर्ट होंगे, मतलब सिर्फ इवेपोरेशन की प्रक्रिया होगी। लेकिन अगर बर्तन क्लोज है तो लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होंगे, मतलब ये हो गया इवेपोरेशन, इसका एक रेट हो गया। और दूसरी तरफ जो वेपर के मॉलिक्यूल हैं वो भी तो लिक्विड में कन्वर्ट होंगे,
ये रेट हो गया R2 और नाम देंगे कंडेंसेशन। शुरुआती समय में जब ये पोर्शन पूरा खाली रहता, एयर खाली सिर्फ हवा होती, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल सिर्फ इवेपोरेट करेंगे, उसमें कंडेंसेशन का कोई भी काम, संघनन का काम नहीं होगा, मतलब रेट ऑफ कंडेंसेशन जीरो होगा। और धीरे धीरे जब लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में जाएंगे तो आप ये महसूस करेंगे लिक्विड का लेवल भी थोड़ा डाउन होगा और ऊपर में वेपर के मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ेगी। और जैसे जैसे वेपर के मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ेगी वो लिक्विड के सतह पर ज्यादा प्रेशर डालेगा और रेट ऑफ कंडेंसेशन धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। जैसे ही हम इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, मतलब जिस रफ्तार में लिक्विड वेपर में बदल रहा, अगर उसी रफ्तार में वेपर के मॉलिक्यूल्स अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएं तो इसी पोजीशन को नाम देते इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम एक डायनेमिक प्रकृति का है, मतलब एक तरफ कुछ मॉलिक्यूल लिक्विड के वेपर में जा रहे और दूसरी तरफ वेपर में मौजूद कुछ मॉलिक्यूल लिक्विड में आ रहे और ये काम कंटिन्यू चलता रहता और दोनों के रेट अगर बराबर हो जाते तो हम इसी पॉइंट को नाम देते इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो यहाँ से ये याद रखना है, जो ओपन कंटेनर में सिर्फ इवेपोरेशन होता, क्लोज कंटेनर में इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों होता। और जब शुरू में तो इवेपोरेशन ही होगा क्योंकि वेपर फेज में लिक्विड के मॉलिक्यूल तो है नहीं, और धीरे धीरे करके जब आप लिक्विड को किसी बर्तन में लेते हैं और उसके ऊपरी स्पेस बिल्कुल खाली होते, लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर फेज में नहीं होते, तो सिर्फ वहां पर रेट होता रेट ऑफ इवेपोरेशन। और जैसे जैसे वेपर में मॉलिक्यूल्स की आबादी बढ़ेगी तो धीरे धीरे उनके मॉलिक्यूल्स का कंडेंसेशन भी होगा, वो लिक्विड में भी कन्वर्ट होंगे। तो इवेपोरेशन का रेट शुरू में बहुत फास्ट होता, कंडेंसेशन का रेट स्लो होता, और जैसे ही ये दोनों रेट आइडेंटिकल हो जाएगा हम इसी पॉइंट को नाम देंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ से ये सारी चीजें टेक्स्ट मैटर वही है जो आप लिक्विड कन्वर्ट हुआ वेपर में इवेपोरेशन, वेपर कन्वर्ट हो गया लिक्विड में कंडेंसेशन, दोनों आइडेंटिकल हो गया और इसी को हम लोग नाम देते इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो यहाँ पर रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन और इसी पॉइंट को हम लोग नाम देते इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब इसके बाद आप यहाँ पर एक पॉइंट देखिएगा, इक्विलिब्रियम डायनेमिक नेचर के होते हैं फर्स्ट। अब यहाँ से ये टॉपिक शुरू हुआ, यहाँ पर आपसे पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय वेपर प्रेशर। तो थ्योरी ध्यान देना है, हमने एक कंटेनर लिया, किसी भी कंटेनर में हम कोई भी लिक्विड ले लेते, कोई भी लिक्विड हमने लिया, अगर ये बर्तन आपका क्लोज है तो ऑटोमेटिक है इवेपोरेशन की प्रक्रिया भी होगी, कंडेंसेशन भी होगा और सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। थ्योरी कहता है गिवन टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर काम करना हो, रूम टेम्परेचर या उससे हाइयर टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर हम काम करते, तो कहता है डिफिनिट टेम्परेचर पर, गिवन टेम्परेचर पर अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होने के लिए जितना प्रेशर डालते, मतलब R1, या इक्विलिब्रियम है तो आप ये भी कह सकते वेपर के मॉलिक्यूल लिक्विड बनने के लिए जितना प्रेशर डालते हैं उसी प्रेशर को हम लोग नाम देते वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर को ऐसे डिफाइन करेंगे, जो गिवन टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में बदलने के लिए जितना प्रेशर डालते नाम देंगे वेपर प्रेशर, या वेपर के मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस पर
जितना दबाव डालेंगे उसी को हम लोग नाम देंगे वेपर प्रेशर। हर लिक्विड का वेपर प्रेशर एक उसका अपना प्रॉपर्टी। अगर मॉलिक्यूल में अट्रैक्टिव फोर्स अधिक है तो उसके वेपर प्रेशर का वैल्यू कम होगा, और अगर अट्रैक्टिव फोर्स कमजोर है तो वेपर प्रेशर अधिक होगा। वेपर प्रेशर मतलब एक सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं, वेपर बदलने के लिए लिक्विड के द्वारा लगाया गया प्रेशर, लगाया गया जोर, लगाई गई ताकत, ये एक आपको एक्सप्लेन करके देता वेपर प्रेशर के बारे में। अब यहाँ पे देखिए, हर लिक्विड का अपना वेपर प्रेशर होगा, ये उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। तो जिन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्स मजबूत होगा, पकड़ मजबूत होगी, उसमें एक मॉलिक्यूल अगर चाहे जो हम उड़ जाए तो अगल बगल के मॉलिक्यूल उसको अट्रैक्ट कर लेंगे, नहीं उड़ने देंगे, ऑटोमेटिक है, उसमें वेपर बनने की प्रवृत्ति कम होगी, मतलब उसके वेपर प्रेशर का मान लो होगा। दूसरी तरफ अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें अट्रैक्टिव फोर्स कमजोर है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को कम ताकत, कमजोर ताकत से पकड़ रखा है, ऐसी हालत में आप ये पाएंगे जो मॉलिक्यूल थोड़ा सा भी एनर्जी मिला वो तुरंत उड़कर बाहर चला गया, मतलब उसके वेपर प्रेशर हाई हो गए। तो ये वेपर प्रेशर के पॉइंट हो गए। तो वेपर प्रेशर को डिफाइन कैसे करेंगे? सिंपल वे में, गिवन टेम्परेचर पर लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर बनने के लिए जितना दबाव डालते नाम देंगे वेपर प्रेशर, या वेपर के मॉलिक्यूल क्लोज्ड कंटेनर में लिक्विड के सतह पर जितना दबाव डालेंगे इक्विलिब्रियम में, उसी प्रेशर को नाम देते वेपर प्रेशर। अगर बर्तन ओपन है तो फिर हम वेपर प्रेशर में वन साइडेड सिर्फ ये देंगे, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में बदलने के लिए जितना प्रेशर लगाते उसी को नाम देते वेपर प्रेशर। हर लिक्विड के वेपर प्रेशर का एक टेबल, एक चार्ट दिया गया होता, जिससे आप ये देख सकते जो कितने कितने टेम्परेचर पर लिक्विड के वेपर प्रेशर कितने कितने होते। ये इसके थ्योरी हो गए। जैसे अगर हम किसी भी सिस्टम को लिए, एक हमने क्लोज्ड कंटेनर लिया, डिफिनिट गिवन टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर काम कर रहे हैं, अगर हम इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ गए, इसका मतलब लिक्विड के सरफेस के मॉलिक्यूल वेपर बनने के लिए जितना प्रेशर डालें, वेपर के भी मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस पर उतना ही प्रेशर डालें। यही पॉइंट तो याद कीजिए कहलाता था इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि किसी भी सिस्टम को बंद करके छोड़ देंगे तो वो थोड़ी देर में खुद ब खुद इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, और आप आराम से मशीन द्वारा, रीडिंग द्वारा, आप नोजल लगाकर, आप मीटर लगाकर आप आराम से वेपर प्रेशर के रीडिंग को निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ये आकलन हो गया जो वेपर प्रेशर क्या है और कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आ गया वेपर प्रेशर नेचर ऑफ लिक्विड पर निर्भर करता, मतलब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसकी प्रकृति पर निर्भर करता। अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है, पकड़ मजबूत है, तो उसके वेपर प्रेशर लो होंगे, और अगर उसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स कम है तो उसके वेपर प्रेशर हाई होंगे। जैसे हमने एक कंटेनर में हमने लिक्विड ए लिया, लिक्विड ए के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, आकर्षण बल होगा, नाम देंगे ए और ए इंटरेक्शन, मतलब ए और ए के बीच का आकर्षण बल। अब मान लेते हैं ए और ए के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है, पकड़ मजबूत है। तो पकड़ मजबूत है तो इसमें वेपर बनने की टेंडेंसी कम होगी। क्यों? एक मॉलिक्यूल भी अगर उड़ना चाहा तो अगल बगल के मॉलिक्यूल इसको पकड़ कर रख लिए, नहीं निकलने दिए। इसका मतलब अगर अट्रैक्टिव फोर्स मजबूत होगा तो आप कह सकते हैं इसके वेपर प्रेशर लो होंगे। दूसरी तरफ हमने एक लिक्विड बी लिया, बी और बी के मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्टिव फोर्स को नाम दिया जाता बी और बी इंटरेक्शन। अब ऐसी हालत में अगर बी और बी के बीच की पकड़ अगर कमजोर है
तो ऐसी हालत में ये आसानी से बाहर निकल जाता है। इसका मतलब वेपर प्रेशर का मान यहाँ पर क्या हो गया, हाई। वेपर प्रेशर का वैल्यू हो गया हाई। तो थ्योरी निकला, जो एट्रैक्टिव फोर्स अगर मजबूत है तो वेपर प्रेशर लो, एट्रैक्टिव फोर्स कमजोर है तो वेपर प्रेशर हाई। मतलब वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर एट्रैक्टिव फोर्स। मतलब वाष्प दाब व्युत्क्रमानुपाती होगा अंतर आणविक आकर्षण बल का मॉलिक्यूलर एट्रैक्टिव फोर्स का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मान लेते हैं हमने 3 अलग अलग कंटेनर लिया, बर्तन। एक में हमने लिक्विड ए लिया, एक में लिक्विड बी और एक में लिक्विड सी। हम ये एज्यूम कर लेते हैं जो ए के मॉलिक्यूल के बीच में जो पकड़ है वो बी और बी के कंपैरिजन में ज्यादा है, और बी और बी के बीच की पकड़ सी और सी से ज्यादा है। इसका मतलब एक डिफिनिट टेम्परेचर पर अगर आप तीनों बर्तन को रखेंगे तो आप ये पाएंगे जो जिसमें अट्रैक्टिव फोर्स मजबूत है उसके कुछ ही मॉलिक्यूल उड़ पाए, कुछ ही मॉलिक्यूल बाहर निकल पाए। मतलब इसमें लेवल लिक्विड का कम डिक्रीज करेगा, कुछ ही उड़ पाए। दूसरी तरफ जिसके अट्रैक्टिव फोर्स इसकी तुलना में कम थे, उसके इसकी तुलना में कुछ ज्यादा मॉलिक्यूल्स निकले। मतलब ये लेवल से थोड़ा सा ज्यादा डिक्रीज किए। और जिसमें अट्रैक्टिव फोर्स सबसे कमजोर, उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में ये निकल कर बाहर चला गया। मतलब लिक्विड का लेवल बहुत ज्यादा नीचा हो गया। जैसे आप पेट्रोल ले लें, एक में अल्कोहल ले लें, एक में वाटर ले लें, और एक कंडीशन में तीनों को रख दे तो सबसे ज्यादा बर्तन से पेट्रोल आपका खाली हो जाएगा, अल्कोहल उसके नीचे रहेगा, और वाटर तो काफी कुछ आपको लगेगा कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन वो चीजें बाहर निकलती हैं, कम मात्रा में बाहर निकलती हैं। अगला पॉइंट हो गया, जो अट्रैक्टिव फोर्स अगर ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिक है वेपर प्रेशर का मान कम होगा, और अगर अट्रैक्टिव फोर्स आपका मिनिमम होगा तो वेपर प्रेशर का मान मैक्सिमम होगा। और वहां से इस रिलेशन को जरूर याद रखना, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर एट्रैक्टिव फोर्स। फर्स्ट पॉइंट इसका मतलब हो गया। सेकंड पॉइंट हमारा वेपर प्रेशर को प्रभावित करने वाले फैक्टर में आया, इसका नाम हो गया टेम्परेचर। जब हम किसी भी लिक्विड को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रखते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स की अपनी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स आसानी से बाहर निकल पाएगा। थ्योरी यहाँ पर समझिएगा, हमने एक ही लिक्विड को दो कंडीशंस में डाला, एक को लो टेम्परेचर पर डाला और एक को हाइयर टेम्परेचर पर डाला। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर आप लो टेम्परेचर पर रखेंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी लो है, कुछ मॉलिक्यूल निकल पा रहे, इसका मतलब वेपर प्रेशर का वैल्यू यहाँ पर लो हुआ। और यहाँ पर जब आप हाई टेम्परेचर पर रख रहे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल ऊपर निकलना चाहेगा, मतलब इसका वेपर प्रेशर हाई हो गया। तो यहाँ से रिलेशन निकला, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर करेंगे वेपर प्रेशर का मान उतना ज्यादा अधिक होगा। यहाँ से एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है जिसको बिल्कुल याद नहीं करना है, सिर्फ एक चेक कर लेना है ये क्या चीज। जैसे हमने एक बर्तन में वाटर लिया, अल्कोहल लिया, इथाइल अल्कोहल और डाइथाइल ईथर। एक्सपेरिमेंटल डाटा है जो आपको सिर्फ ये बता रहा, तो 0 डिग्री पर वाटर का वेपर प्रेशर इतना मिला, 20 डिग्री पर इतना, 40 पर, 80 पर, 100 पर।
सब में एक ही चीज आप विजुअलाइज करके देखेंगे बस। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज तो वेपर प्रेशर इंक्रीज, किसी भी लिक्विड के टेम्परेचर और इंक्रीज, वेपर प्रेशर और इंक्रीज, बस खाली वेरीफाई करना है। तो यहां से आपके पास सिर्फ एक रिलेशन निकला, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इस क्लास में आपने जो सीखा वो ये, व्हाट डू यू मीन बाय इवेपोरेशन, वाष्पन, व्हाट डू यू मीन बाय कंडेंसेशन, व्हाट डू यू मीन बाय डायनेमिक इक्विलिब्रियम शब्द, व्हाट डू यू मीन बाय वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक दो, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और एक टेम्परेचर। लेक्चर नंबर 1 वेपर प्रेशर के आपके कंप्लीट हुए। थैंक यू वेरी मच।